साथियों स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में 71st बीपीएससी मेंस के लिए। कई लोगों को लगता है कि पॉलिटी का सेक्शन काफ़ी टफ है और सच भी बात है कि जब तक इसको कंसेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा तब तक पॉलिटी आपसे नहीं बनेगा। तो कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन अगर आप सही तरीके से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ते हैं तो आपका प्रश्न बन जाएगा। और कुछ फिक्स टॉपिक हैं, मैं उसी को लेके बार बार आ रहा हूँ। जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन फेडरलिज्म को मैंने करा दिया है। आज का टॉपिक जो है न्यायिक सक्रियता है, यानी कि कह सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। और इसके साथ एक टॉपिक और आता है न्यायिक पुनर्लोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से हर साल कुछ ना कुछ सवाल पूछे ही जाते हैं बीपीएससी में, चाहे कोई भी साल हो। शायद ही कोई साल रहा होगा जब इससे सवाल नहीं बनते होंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे गए हैं और कैसे कैसे चीज़ों को करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल चीज़ों को लेके चलेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। और बाकी जितने इंपॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक है, जैसे जाति धर्म, जैसे कि कुछ टॉपिक मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने सेंटर स्टेट रिलेशन और फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद, संघात्मक व्यवस्था और कह सकते हैं केंद्र राज्य संबंध को करा दिए हैं। दूसरा टॉपिक न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म लेके आया हूँ। इसके बाद से जो हो सकता है जुडिशियल रिव्यू भी लेके आ सकता हूँ। उसके बाद से अगला टॉपिक आपका जो होगा कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार, यानी बिहार में जाति धर्म की भूमिका जो भी होती है पॉलिटिक्स में। ये फिक्स्ड टॉपिक है, या फिर गठबंधन की सरकार हो गया, कोalition गवर्नमेंट हो गया, ये सब सारे टॉपिक जो फिक्स हैं। यहाँ से सवाल हर साल बनते ही हैं। राज्यपाल, इनको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर इन सारे टॉपिक्स का आप हमारे साथ जुड़ के इंजॉय करना चाहते हैं, सारे टॉपिक को, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो हम लोग एक बैच लेके आए हैं जिस बैच का नाम है आरोही बैच। उससे आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। साथ में हम लोग टेस्ट के माध्यम से ही सारे सिलेबस को कवर करेंगे। टेस्ट टॉपिक देंगे वीक के स्टार्टिंग में, और उस टेस्ट टॉपिक के साथ आपके पूरे उसके कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। सारे कंटेंट आपको, इवन की ऐसे भी हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, अगर उसके वीडियो अवेलेबल होंगे, जैसे मैंने आपको अभी दिखा दिया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, कहने का मतलब कि वो बैच में इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपकी हेल्प के लिए हम करा देंगे। हिस्ट्री के भी आपको 50-60% टॉपिक के वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे, नोट्स तो सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप फ़ी कल तक आपको 28 तारीख तक आपका 2000 था, लेकिन बहुत सारे लोग इंक्वायरी कल का किए हैं, लेकिन वो हम लोग क्यूआर नहीं भेज पाए टाइम से, तो इनरोल नहीं कर पाए। तो उनको इनरोल के लिए आज दिन में 6 बजे तक का टाइम दिया जा रहा है कि 6 बजे तक आप चाहे तो इनरोल कर सकते हैं। और पुरानी फ़ी ही 2000 तक आज 6 बजे तक हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि गलती हमारी ओर से हुई है, रिस्पॉन्स नहीं गया है, क्योंकि शेड्यूल बिजी था और कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था, आप समझ रहे हैं। तो अगर आपको इनरोल करना है तो 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में डिटेल में मैं बता दूं, मैंने कहा कि टेस्ट के माध्यम से ही सारे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। टेस्ट टॉपिक देंगे, उसके बाद उसका कंटेंट देंगे, कॉपी वैल्यूएशन करेंगे, 24/7 मेंटरशिप अवेलेबल होगा। किसी तरह के सवाल होंगे तो मैसेज करिएगा, 24 आवर के अंदर आपको कॉल कर लिए जाएंगे। ठीक है, कॉपी आपको 5 दिन के अंदर हम लोग चेक करके प्रोवाइड करवा देंगे। आप चाहे तो हमको व्हाट्सएप से कॉपी भी देख सकते हैं कि कैसे हम लोग कॉपी चेक करते हैं। पुराने कॉपी, ऐसा नहीं कि आपके लिए स्पेशल हम चेक करवाएंगे, पुराने कॉपी को ही हम डायरेक्ट भेज देंगे, क्योंकि सारी कॉपी हम लोग अच्छी चेक की गई होती है। नोट्स सारे अवेलेबल हो जाएंगे, आंसर राइटिंग हो गया, उसके बाद से रैंक लिस्ट हो गया, टॉपर्स कॉपी हो गया, मॉडल आंसर हो गया। इसके साथ साथ जिनका टेस्ट अगर छूट भी जाएगा तो उनको एक मौका सबमिशन का, लेट सबमिशन का भी मिलेगा। ये फैसिलिटी इसलिए दिया जाता है, जो लोग जॉब में उनको परेशानी होती है, कहीं ये फीचर्स आपके अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, बाकी समय समय पे आपको जब स्टार्ट होगा तो आपको बिल्कुल अगर लिखने नहीं आता तो मैं जूम या फिर गूगल मीट पे आप लोग बीच स्टार्टिंग में सेशन लेंगे, आपको बताएंगे कैसे चीज़ों को स्टार्ट करना है, कैसे इंट्रो लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, कैसे मेन बॉडी लिखना है, साथ में एसे को कैसे करना है। एसे की भी आपको 4-5 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। जो लोग बिगनर्स भी हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी आसानी से चीज़ों को लिख सकते हैं। और मेरी गारंटी है कि आने वाले 15 दिनों के बाद से अपने आप को आप कहिएगा कि हमको सब कुछ लिखने अब आ गया है। ठीक है, बस कंटेंट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो आपको इनरोल करना है तो हमसे इनरोल कर सकते हैं, 91 17 16 63 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज 6 बजे तक पुरानी फ़ी हम लोग अप्लीकेबल करने वाले हैं। चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जुडिशियल एक्टिविज्म को डिटेल में पढ़ते हैं। बेहतर आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको टर्म क्लियर करना जरूरी है कि न्यायिक सक्रियता या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। ज़्यादा हम फैक्ट पे भरोसा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ज़्यादा कंसेप्ट देने की आपको कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानिए कि न्यायिक सक्रियता होता क्या है, और सबसे पहले यह स्टार्ट कहाँ से होता है। ये सबसे पहले अमेरिका में जाइएगा तो एक इतिहासकार होते हैं, आपको नाम है उनका आर्थर सेलिंगर जूनियर। इन्होंने अमेरिका से यह अवधारणा ली गई है, शब्दावली पहली बार।
ठीक है, और इसको भारत में यूज किया जाता है पहली बार 1986 में पीआईएल के मामले में। जो न्यायाधीश है जिनका नाम है पीएन भगवती, का नाम आपने सुना होगा, पीएन भगवती थे, वीआर कृष्णा थे, इसके अलावा न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी थे, न्यायमूर्ति डीए देसाई थे। तो इनका नाम ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि पीएन भगवती का इसमें भूमिका अहम था। अब न्यायिक सक्रियता ही एक इसका अगला रूप, एक अगला स्टेप है पीआईएल जिसको कहते हैं। तो वो उसका अगला रूप है। पीआईएल का मतलब हो गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है जनहित याचिका। तो मेरा उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बात कि न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है। जब नोट्स जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में जाएगा, यहाँ पे बस मैं आपको हिंदी में लेके चल रहा हूँ और इंग्लिश टर्म यूज कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसी तरह के नोट्स जाएंगे आपको, ठीक है। अब बताइए कि जुडिशियल एक्टिविज्म भारत में 1986 के आसपास आता है, यानी कह सकते हैं 20वीं सदी में आता है। ये आखिर में होता क्या है, एकदम सिंपल सा उदाहरण से समझते हैं आप। न्यायिक सक्रियता होता है, जैसे आपने 3 बॉडी पढ़ा होगा, हिंदी में कहें तो एक को कहा जाता है क्या, कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव कहा जाता है कार्यपालिका। दूसरा एक कार्यपालिका लेके चलते हैं, पहला ले लीजिए विधायिका। विधायिका को क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहते हैं, जो कि क्या करता है, कानून बनाता है। कार्यपालिका क्या करता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, मतलब एक कानून बना दिया, एक कानून को लागू कर दिया। और तीसरा एक बॉडी होती है, इसको कहा था जुडिशरी, जिसको न्यायपालिका कहते हैं। अब ये खेल क्या है, ये इसके और इन दोनों में क्या है, आपस में मुकाबला होता है। अब समझिए कैसे। तो न्यायिक सक्रियता होता क्या है कि जब न्यायपालिका यानी जुडिशरी जो है कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगता है, तो इसी घटना को हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म या फिर न्यायिक सक्रियता कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, ये उद्देश्य होता है कि मानवीय अधिकारों का संरक्षण करना, हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण करना और साथ में समाज में न्याय को बढ़ावा देना। फिर से एक बार समझिए कि जब न्यायपालिका का काम क्या है, न्यायपालिका का काम है न्याय सुनाना, न्याय देना। लेकिन न्यायपालिका अपने कार्यों से हटकर कार्यपालिका यानी जो काम करता है हमारे समाज में, कह सकते हैं कि कानून तो विधायिका बनाया, लेजिस्लेटिव बनाया, लेकिन कार्यपालिका जो उसको काम को करता है, इनके कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे न्यायपालिका, तो उस घटना को हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। शायद अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो अब समझ में आपको आ जाएगा। उदाहरण से समझिए, सबसे बेहतर उदाहरण आपको मैं समझा रहा हूं। आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली में एक बार फैसला सुनाया गया न्यायपालिका के द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट मान के चलिए कि न्यायपालिका के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि दिल्ली में जितना भी 10 साल से पुराने डीजल वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। समझ गए किसका फैसला आया, ये न्यायपालिका जुडिशरी का फैसला आया कि दिल्ली में 10 साल से पुराने जितने वाहन हैं जो डीजल से चलने वाले हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। किसको आदेश दिया गया, कि कार्यपालिका को, कार्यपालिका ही कार्य करेगा ना, उसको आदेश दिया गया। अब एक बात बताइए कि न्यायपालिका का क्यों ऐसा किया। न्यायपालिका इसलिए किया ऐसा ताकि हमारे प्रदूषण नहीं फैले। प्रदूषण नहीं फैले मतलब कि क्या होगा, हमारे पर्यावरण का संरक्षण होगा और हमारे अधिकारों के संरक्षण के लिए उसने किया। आर्टिकल 21 में आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 21 में ऑलरेडी हमने आपको बता रखा होगा या फिर आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपने 21 पढ़ा होगा, जिसमें स्वस्थ पर्यावरण का भी एक अधिकार हमारे पास होता है कि हम जिए तो हमारे पास स्वच्छ हवा भी होना चाहिए ताकि हम सांस ले सकें। यही हमारे अधिकारों को संरक्षण करने के लिए न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी ने क्या किया कि ये नोटिस जारी किया कि 10 साल से जितने पुराने वाहन हैं दिल्ली में, उसको क्या किया जाए, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। लेकिन प्रैक्टिकल में इनकी बातें कभी कभी सही नहीं हो पाती है। क्यों? अच्छा, ये कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया? क्योंकि न्यायपालिका का काम ये नहीं है वाहन बंद करवाना, ये कार्यपालिका का काम है, या फिर विधेयक बनाकर विधायिका का काम है। लेकिन ये फैसला कौन सुना रहा है? न्यायपालिका। यानी अपने इसका तो काम है न्याय करना, लेकिन ये तो अंदर घुस रहा है इनके कार्यों में। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर, सबका क्या है, पावर बटा हुआ है। न्यायपालिका का अलग कार्य है, विधायिका का अलग कार्य है और कार्यपालिका का अलग कार्य है। तो अब तो ये हस्तक्षेप करने लगा। क्यों हस्तक्षेप किया? हमारे मानवीय अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए हस्तक्षेप करने लगा। तो इसी को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। अब ऐसा प्रैक्टिकल कई बार चीजें नहीं हो पाती है। अब बताइए कि ये लोग तुरंत अगर बैन कर दें कि आप क्या करिए, ये 10 साल से पुराने वाहन जो है
डीजल से चलने वाले उसको बंद कर, आंदोलन होने लगेगा कि भाई जो खरीद कर रखा है उसको प्रॉब्लम होगा। अरे किसान बिल सबसे अच्छा उदाहरण किसान बिल की देख लीजिए जाए। किसान बिल तो पास कर दिया गया, लेकिन क्या किया, आपको जुडिशियरी ने हस्तक्षेप करके किसान बिल को निरस्त कर दिया, वो भी कार्यपालिका में हस्तक्षेप किया, सबसे जीता जाता उदाहरण है ये। तो ये सब उदाहरण सबसे अच्छा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। एक और आपको उदाहरण मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में आप जाइएगा ओखला की तरफ, तो एक कचरा का पहाड़ टाइप का है, कभी देखा होगा आपने। तो उसको एक फैसला सुनाया जाता है किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, कि क्या किया जाए, इस कचरे के पहाड़ को एक दिन में साफ कर दिया जाए। अब बताइए, ये तो अपना फैसला सुना दिया जुडिशरी, लेकिन काम नहीं है कचरा का पहाड़ वाड़ साफ करना, न्यायालय का काम ही नहीं है। काम किसका है, ये काम है आपका कार्यपालिका और का काम है, जो काम करता है। नगर पालिका ये काम करेगा, ये चीज़ों को ठीक करेगा। तो ये तो हस्तक्षेप किसने किया, जुडिशरी ने किया। क्यों किया, ताकि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो पाए, हमें स्वच्छ वातावरण मिल पाए, हमें प्रदूषण से बचाया जा सके, कचड़ों से बचाया जा सके। तो ये हस्तक्षेप ही क्या कहलाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कई बार न्यायपालिका इसके चक्कर में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो कि प्रैक्टिकल वे में सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये आपने चीज़ें देखी होगी। आगे हम इस चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके बाद भागलपुर अखफोड़वा कांड जब पढ़ाएंगे तो आपको चीज़ें और डिटेल में क्लियर हो जाएंगी, जो कि वहीं से PIL की शुरुआत होती है और वही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ट्रिपल तलाक जो है, शाहबानो केस जो है, उसके बारे में बताएंगे, साराबानो केस, तो उसमें आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी आपका डेफिनेशन क्या समझे, जब न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, उसके क्षेत्रों में हस्तक्षेप करता है, तो इसको या तो हम लोग क्या बोलते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं, या फिर न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं, इंग्लिश में जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। उदाहरण मैंने 3 यहाँ दिख रखा है कि साराबानो केस में 3 तलाक, दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, ये सब क्या है, सारा जुडिशियल एक्टिविज्म का उदाहरण है। आगे चलिएगा ना तो आपको सारी चीज़ें और क्लियर होंगी जब एग्जाम्पल सारा आपको बताएंगे। और क्या पूछेगा इसका पक्ष और विपक्ष। तो सबसे पहले हमने इंट्रो बता दिया इसके बारे में, अब बाद में चल के हम इसका पक्ष, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष देखेंगे, इसके उदाहरण भी डालेंगे, रिसेंट एग्जाम्पल्स भी ऐड करेंगे ताकि आपके अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो अब जानते हैं हम लोग इसका कारण क्या होता है, न्यायिक सक्रियता का कारण क्या होता है, क्यों न्यायालय को क्यों जरूरत है कार्यपालिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना। सुनिए इसका कारण क्या है। इसका पहला कारण है कि विधायिका और कार्यपालिका जो है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है, अपने कार्य में अक्षम हो जाता है, क्योंकि ये सब साफ सफाई के काम देना तो कार्यपालिका का है, लेकिन ये कार्यों से अपना अक्षम हो जाता है, मतलब ये काम अच्छे से नहीं कर पाता है, उसके कारण नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिसके कारण जुडिशरी हस्तक्षेप करता है। पहला कारण आपने देख लिया कि सही तरीके से विधायिका और कार्यपालिका काम नहीं कर पाती है। कुछ सक्रिय जजों जैसे PN भगवती की भूमिका भी एक बड़ा कारण था। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का व्यापक व्याख्या के लिए भी ऐसा न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, और एक PIL जनहित याचिका के लिए। और एक सबसे बड़ा कारण है कि कहा जाता है कि जजों को हीरो बनने का शौक, जजों को हीरो को बनने का शौक मतलब समझ रहे हैं, कोई ऐसा उसने फैसला सुना दिया, नोटिस जारी कर दिया जो काफ़ी पॉपुलर हो गया, चर्चा में आ गया। तो कभी कभी ना पॉपुलरिटी का ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि न्यायिक सक्रियता एक लोकप्रियता का सस्ता साधन है। समझ सकते हैं, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, आपकी पॉपुलरिटी का एक सस्ता साधन है। सस्ता साधन मतलब समझ रहे हैं कि जल्द कोई जज पॉपुलर हो जाए, एक नोटिस निकाल देगा, क्या कहेगा कि पटना में एक काम करो कि पटना में जितने आपके दिख रहा है ना, ये ग्रीन ऑटो को छोड़ के जितने ऑटो बड़ा बड़ा दिख रहा है सबको उठा के फेंक दो। तो अब ये तो पूरा चर्चा में हो जाएगा, अरे भाई किसने फैसला सुनाया, तो इस जज ने सुनाया, इस मुख्य न्यायाधीश ने सुनाया, चीफ जस्टिस ने सुनाया, पूरा तो पॉपुलर हो गया। तो कभी कभी लोकप्रिय और हीरो बनने के चक्कर में, सीधे यही से लिखा जाता है, हीरो बनने के चक्कर में भी न्यायपालिका ऐसे काम किया करती है। ठीक है, अब एक टर्म हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं जो बीच में बार बार आता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि PIL जनहित याचिका होता क्या है। 1960 में अमेरिका में ये आया था। ये सिंपल सी बात है कि मैं आपको समझा दूं, इसमें लिखा है कि जनहित याचिका एक ऐसी याचिका है जिसके द्वारा जनहित के किसी विषय को न्यायालय में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा उठाया जाता है जो स्वयं उससे संबंधित नहीं हो। PIL क्या होता है, PIL का मतलब कि जो व्यक्ति पीड़ित होता है किसी चीज को, किसी चीज से, मानिए हमको किसी चीज के लिए हमको क्या किया गया, हमको ऐसा पीड़ा दिया गया, लेकिन मेरा जो न्यायालय में मुकदमा लेके गया वो कोई और लेके गया जिसका कोई संबंध इससे नहीं है, मेरा काम कोई और लेके गया, इसी को कहा जाता है PIL।
समझ में आ गया? तो आप समझ सकते हैं जनहित याचिका की प्रणाली लोकस स्टडी के सिद्धांत को कमजोर कर दिया। और लोकस स्टडी का सिद्धांत क्या है जान लीजिए। लोकस स्टडी के अनुसार केवल पीड़ित व्यक्ति को ही न्याय पाने का अधिकार है। तो जो पीड़ित है उसको ही न्यायालय में जाना चाहिए, उन्हीं को अधिकार है न्यायालय में जाने का। किसने कहा था? लोकस स्टडी एक सिद्धांत है। ये सब टर्म यूज करिएगा ना तो क्रीम है, ये सीधे 10 नंबर बढ़ा देगा आपको। लोकस स्टडी सिद्धांत कहता है कि जो पीड़ित है किसी चीज से वही न्यायालय में जा सकता है। लेकिन जनहित याचिका में क्या होता है कि पीड़ित कोई और है लेकिन इसके बदले कोई और जाता है, इसको जनहित याचिका कहते हैं। और जनहित याचिका ही जुडिशियल एक्टिविज्म का अगला रूप है और जुडिशियल एक्टिविज्म का ही रूप है, क्योंकि ये जाएगा जब न्यायालय में तो कार्यपालिका में हस्तक्षेप होगा और उसका फैसला आएगा, तो ये क्या होगा? जुडिशियल एक्टिविज्म का रूप बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आलोचना इसकी आलोचना किया जाता है कि आलोचना क्या है, थोड़ा सा आलोचना भी जान जाते हैं। ये क्या है? यह पावर ऑफ सेपरेशन शक्ति सिद्धांत के विरुद्ध है। मतलब आर्टिकल 50 जो है डीपीएससी में आपने पढ़ा होगा कि पावर ऑफ सेपरेशन यानी कि शक्ति सिद्धांत का विपरीत है, क्योंकि सबका अपना अपना कार्य है, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का और विधायिका का। लेकिन ये क्या हो जाता है? हस्तक्षेप होने लगता है। न्यायिक सक्रियता के कारण सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच तनाव और संघर्ष होने लगते हैं। समझ ही सकते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशंस बने हैं काम करने के लिए, उनमें संघर्ष होने लगता है, क्योंकि ये किसका फैसला होता है? इस जुडिशरी का फैसला होता है। इससे न्यायालय की दक्षता भी प्रभावित होती है और करोड़ों मुकदमे लंबित है। अब क्या होता है कि ये कहते हैं कि न्यायालय में इतने मुकदमा है, भाई अपना काम तुम करो। इतना पुराना मुकदमा फंसा है, अपना काम करो, हमारे में क्यों आते हो? समझ गए ना मेरी बातों को? तो ये भी प्रभावित होता है। न्यायिक अवमानना में वृद्धि होती रहती है। सबरीमाला मंदिर, न्यायिक अवमानना का मतलब हो गया कि जैसे कि कोई चीज़ें न्यायालय कहता है उसको लोग नहीं मानते हैं, तो वैसा कहिएगा तो मानेगा ही। जैसे सबरीमाला मंदिर का आपने उदाहरण देखा होगा। पीआईएल के बार कई बार सस्ते लोकप्रियता का साधन बन जाता है। ठीक है, विशेषता के अभाव में कई निर्णय अव्यवहारिक हो जाते हैं। जैसे कि दिल्ली में प्रदूषण को तुरंत खत्म करिए, अव्यवहारिक है ना, व्यवहारिक है नहीं, एप्लीकेबल है नहीं, प्रैक्टिकल है ही नहीं। न्यायिक पालिका की सक्रियता लोकतंत्र के मान्यताओं के विपरीत हो जाता है। मतलब लोकतंत्र के, जैसे कि लोकतंत्र का है ना सेपरेशन ऑफ पावर, उसके विपरीत चला जाता है। ठीक है, कार्यपालिका अनावश्यक व्यय, मनोबल गिरना, तनाव, प्रशासनिक बोझ में अपना व्यतीत करने लगता है। समझ रहे हैं कि न्यायपालिका जब ऐसे ऐसे फैसले देगा तो समय से कार्यपालिका काम नहीं कर पाएगा, कहेगा एक दिन में सब कुछ हटा दो। समझ रहे हैं मेरी बातों को? ये सस्ती लोकप्रियता का एक साधन है, व्यक्तिगत प्रचार है, कुछ न्यायाधीशों के हीरो बनने का ये चक्कर है। आप समझ सकते हैं, इसको शॉर्ट में हम लेके चलते हैं। अब इसका महत्व क्या है समझिए कि न्याय हो सकता है कि इसका महत्व भी पूछ दे या फिर कह सकते हैं सकारात्मक पक्ष पूछ दे। आगे इसका हम एग्जाम्पल भी जानेंगे। यह उन परिस्थितियों में संविधान की रक्षा करने में सहायता करता है जब विधायिका और कार्यपालिका अक्षमता का शिकार हो जाते हैं। यह पॉजिटिव है कि इसीलिए विधायिका और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव भी सतर्क रहेगा। हम शिथिल नहीं होंगे, अपना काम सही से करेंगे, नहीं तो न्यायालय आके क्या करेगा? हमें और ऊपर बोझ बना देगा। इसका एक सकारात्मक पक्ष हो गया। भारत में न्यायिक सक्रियता का एक प्रमुख क्षेत्र पर्यावरण रहा है, अतः न्यायिक सक्रियता से पर्यावरण रक्षा में मदद मिली है। बिल्कुल आपने समझाया भी, सीएनजी वाला एग्जाम्पल बताया, डीजल वाहन वाला, कचरा वाला एग्जाम्पल बताया। आगे चल के मथुरा इंडस्ट्रियल वाला मामला बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पर्यावरण से संरक्षण इसका बढ़ता है। अगला उदाहरण आप देखिएगा कि इसके द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये भी आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कि सार्वजनिक हमारा स्वास्थ्य जो है वो क्या कर सकते हैं, उसमें हमारा मदद मिलता है। इसके अलावा कार्यपालिका विधायिका अपने कार्यों को प्रति जागरूक करना, मतलब कार्यपालिका विधायिका अपना कार्य सही से नहीं कर पाता है, उनका अवेयर करना कि भाई अपना काम करो। न्याय आधारित विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा को बढ़ावा मिलता है। वेलफेयर जो स्टेट्स होते हैं, लोक कल्याणकारी कार्य, उसको भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ऐसे जब काम किए जाएंगे तो लोगों का कल्याण होगा इसमें। अगला, जनता का न्याय एवं लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ेगा इससे। पीआईएल के माध्यम से सामाजिक निर्णय का विस्तार गरीबों तक भी हुआ है। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। आगे भी देखिएगा, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा, मतलब पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिलेगा। आरटीआई जो हमारा है उसको महत्व मिलेगा। कार्यपालिका के निरंकुशता पर रोक लगेगी, मतलब तानाशाही जब कार्यपालिका पड़ेगा उसको, उस पर रोक लगेगी। कार्यपालिका को जवाबदेह बनाएगा, जवाब देना पड़ेगा उसको क्यों ऐसा कर रहे हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय को भी बढ़ावा मिलेगा और मानवाधिकारों का संरक्षण होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सब बातें हमने बता दी, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में पैदा हुई थी, ये सारा डिटेल हमने पहले आपको बता दिया, इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब न्यायिक सक्रियता बढ़ने का कारण क्या है? इसका कारण यह है, वही है ऊपर जो मैंने बोला था मांटेस्क्यू के सेपरेशन सिद्धांत, उसमें आप इसको नहीं रखना है, इसको सेपरेट करिए। ठीक है, क्योंकि मेरा अपना नोट्स अपने तरीके से मैंने बनाया है। न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक समीक्षा की तुलना, जब हम समीक्षा पढ़ाएंगे जुडिशियल रिव्यू, तब हम उसको तुलना करेंगे। अब सकारात्मक उदाहरण दोनों का जान लीजिए, उदाहरण बड़ा पॉपुलर है आपके लिए।
सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फोकस मत करिएगा, मैं आपको कुछ उदाहरण में समझाऊंगा। सबसे पहला उदाहरण मैं समझा रहा हूँ, भागलपुर अखफोड़वा कांड। बड़ा पॉपुलर है कि भागलपुर जिला बिहार में है। इसमें एक कांड होता है जिसको कहा जाता है भागलपुर अखफोड़वा कांड। भागलपुर अखफोड़वा कांड क्या है आप सुन लीजिए। भागलपुर में एक जगह है, भागलपुर में एक समय आता है जब नवंबर 1980 का समय होता है। उस समय क्या किया जाता है कि जेल में जो कैदी किसी कैद के लिए, मतलब किसी भी सजा के लिए जेल में जो कैदी बंद थे, उनको क्या किया गया, उनके आंख को फोड़ के, समझिए कितना दर्दनाक घटना था ये, कि भागलपुर में जो कैदी बंद थे उनके आंख को फोड़ के, और आंख फोड़ने के बाद से तेजाब डाल के ये लोग चेक करते थे कि क्या अभी अभी आंख फूटा है कि अभी बचा हुआ है। अब समझिए कितना दर्दनाक ये कहानी है। अभी इस कहानी को कुछ दिन पहले प्रकाशित किया गया। एक हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम है अरुण शौरी, मशहूर पत्रकार भी हैं। द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज एक है, इसमें प्रकाशित किया गया था। तो अब क्या किया गया, इसमें क्या किया जाता था, आंख फोड़ दिया जाता था। आंख फोड़ने के बाद से ऊपर क्या किया गया, उनकी आंखों पर तेजाब डाल के चेक किया जाता था कि क्या ये जिंदा है कि नहीं। ये सब मामला इतना दर्दनाक था कि इससे बहुत सारे कैदी प्रभावित हुए। 33 कैदियों का आंख को फोड़ा गया। बहुत सारे कैदी अभी भी जेल में थे जिनकी ये प्रक्रियाएं की जानी बाकी थी। लेकिन इसी बीच पीआईएल का मामला आता है और हिंगो रानी एक है। हिंगो रानी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है और सुप्रीम कोर्ट से ऐसा निर्णय आता है कि जो भी पुलिस में संलिग्ध थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनको ये चीज़ें हो चुकी है जिनके साथ, उनकी आंखें तो हम वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी उसमें पुलिसकर्मी थे उनको सजाएं दी गई। उसके अलावा जितने भी कैदी थे सबको, कैदी को इन 33 के अलावा भी रिहा किया गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जुडिशियल एक्टिविज्म का ये रूप था। यानी कि पीआईएल के तहत क्या गई हिंगो रानी, पीआईएल के तहत। अगर नहीं किया गया होता तो फैसला तो आ गया था, जेल में रहना है, लेकिन यहाँ अत्याचार हो रहा था तो अत्याचार के खिलाफ पीआईएल लेके कोई गया, दूसरा आदमी। ऐसा थोड़ी था कैदी गए, इसी को पीआईएल कहते हैं। कैदी तो गए नहीं सुप्रीम कोर्ट में, हिंगो रानी गई भागलपुर में और वो जाके वहां पर बताई कि ऐसी ऐसी मामला चल रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा निर्णय आता है, क्योंकि ये तो जेल में थे, कार्यपालिका का सारा काम हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट से ऐसा निर्णय आता है कि आपको कैदी को रिहा करना है और जो भी पुलिसकर्मी उसमें संदिग्ध थे या फिर जुड़े हुए थे उनको सजा सुनाएगी। ठीक है, तो यही होता है हिंगो रानी केस या फिर भागलपुर अखफोड़वा कांड। सबसे अच्छा उदाहरण यही माना जाता है। इसके अलावा साहबानो केस, सुन सारा नहीं, मैं इसको रहने दीजिए, बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक है सरबानो केस। सरबानो केस भी 1978 में इंदौर की एक महिला थी जो कि उनके पति के तलाक देने के बाद से उनके द्वारा कहा गया कि हमको क्या चाहिए, हमको गुजारा भत्ता चाहिए। अब गुजारा भत्ता के लिए इन्होंने पीआईएल किया, इन्होंने पीआईएल करवाया गया और 1985 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और इनको गुजारा भत्ता देने का कहा जाता है। ठीक है, लेकिन गुजारा भत्ता देने के जगह पर राजीव गांधी सरकार ने एक बिल पारित कर देते हैं, ठीक है, जिसमें मुस्लिम तलाकशुदा के लिए एक बिल पारित कर देते हैं और वो बिल क्या करता है, ये गुजारा भत्ता को कैंसिल कर देता है। उस बिल का नाम था तलाक पर अधिकारों का संरक्षण कानून 1986। तो उसने इस बिल को क्या किया, इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। लेकिन फिर से आपको पता होगा ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया, अभी हाल ही में निर्णय आया था और उसको बंद कर दिया गया। यानी कि कह सकते हैं ये भी एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अगर आगे चले तो सबसे अच्छा उदाहरण है कि आगरा में चर्मकार उद्योग, मतलब चमड़ा जो उद्योग था उसको बंद करवा दिया गया। अब बताइए कि ये क्या जुडिशरी बंद करवाया कि चर्मकार जितने भी उद्योग है चमड़ा वाले वो आगरा में बंद कर दिए जाए। क्यों? क्योंकि ताजमहल को उससे नुकसान हो रहा है। तो ये काम तो किसका, कार्यपालिका का था, लेकिन फैसला कौन सुनाया, न्यायपालिका ने। ठीक है, इसके अलावा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन औद्योगिक प्रदूषण आया, ये भी एक निर्णय उसी से संबंधित था। इसके अलावा आप जाइएगा तो ताज संरक्षण हेतु आगरा मथुरा औद्योगिक इकाइयों को नोटिस दिया गया कि जो भी आगरा के आसपास और मथुरा के आसपास जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसको दूर किया जाए। ये भी पीआईएल, ये भी आपका जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। दिल्ली महानगर पालिका को सार्वजनिक वाहनों सीएनजी चलाने हेतु निर्देश दिया गया। ये भी किसका था, उसी का उदाहरण था। दिल्ली में 10 साल से पुराने वाहनों, डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाना भी जुडिशियल एक्टिविज्म का उदाहरण था। गंगा के किनारे, दिल्ली में यमुना के किनारे अवस्थित आवासीय क्षेत्रों में चल रही फैक्ट्रियों एवं औद्योगिक इकाइयों का स्थानांतरण करके संबंधित, मतलब कि जो भी दिल्ली और यमुना के आसपास है इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ उनको स्थानांतरित किया गया ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। ये भी इसका उदाहरण था। ठीक है, वर्तमान का उदाहरण देखा जाए तो इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा
आपको एक रोक लगाया गया। आपने देखा होगा किसान बिल जब पारित कर दिया गया विधायिका के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया कि इसको निरस्त किया गया, सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा आधार कार्ड को हर जगह अनिवार्यता जो था, सिम में लगाना, आपको बैंक में लगाना, इसको भी निरस्त किया गया। ये भी सबसे अच्छा उदाहरण है किसका? जुडिशियल एक्टिविज्म का। इसका नकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है? इसका नकारात्मक पक्ष का उदाहरण हो सकता है क्या कि दिल्ली में सीएनजी मामलों में दिल्ली सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया गया। दिल्ली ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, इससे यातायात संबंधी समस्याएं आएंगी, यातायात ठप हो जाएगी और जनता क्रोधित होकर आंदोलन करेगी। ये नकारात्मक पक्ष है क्योंकि न्यायपालिका का अवमानना हो रहा है यहाँ पे, उसकी बातें नहीं मानी जा रही है। दिल्ली ने मना कर दिया कि हम 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को बंद नहीं करेंगे। इसका कारण ये है कि सारे यातायात ठप पड़ जाएगा और आंदोलन होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक और उदाहरण है कि कावेरी जल विवाद के मामले में कर्नाटक के तत्कालीन जो सीएम थे, जिनका नाम था डीएसएम कृष्णा, ने न्यायालय के आदेशों को विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया था। ये भी क्या है? इसका नेगेटिव पक्ष है। यमुना शैली से निर्मल कायाकल्प योजना मामले में बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुझाए झुग्गी झोपड़ी गिराने का आदेश दिया जाना एवं एक अन्य मामले में न्यायालय द्वारा एक वकील के कार्यालय को ही प्रदूषित घोषित कर दिया गया, न्यायपालिका की अतिसक्रियता को दिखाता है। इसमें भी झुग्गी झोपड़ी को हटाया गया, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको भी हटाया गया। ये भी क्या है? इसका एक नेगेटिव पक्ष कहा जा सकता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है? निष्कर्ष यही निकलेगा कि हम ऐसे लिखेंगे ताकि हमारा पॉजिटिव दिखे, नेगेटिव दिखे, और लास्ट में पॉजिटिव से खत्म करेंगे कि हम कह सकते हैं कि यह सत्य है कि न्यायिक सक्रियता के कई निर्णयों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत आधार दिया गया है, पर यह भी आवश्यक है कि न्यायपालिका भी अपने संविधान द्वारा निर्मित सीमाओं का पालन करे। और आगे लिख सकते हैं ताकि सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 का अनुरक्षण हो सके या संरक्षण हो सके। एक बेहतर आपका आंसर हो सकता है। आप बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, ये हमने आपको अच्छा से समझाया। अगर आप मेरे बैच से जुड़ना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि ऐसे आपको कंटेंट मिले, ऐसे मटेरियल मिले और ऐसे चीज़ों को मैं समझाऊं, तो मैं आप